जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। सारे स्टूडेंट्स का खान ग्लोबल स्टडीज़ में बहुत स्वागत है। अगेन आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू द रैंक बूस्टर सीरीज़, जो आप जानते हैं वोकैबुलरी के लिए लगातार हम चला रहे हैं। आज हमारे पास क्लासरूम नंबर 3 है। क्लासरूम नंबर 1 इज़ ऑलरेडी ओवर, आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से उसको आपने नोटिस किया, आप लोगों ने उसके नोट्स बनाए। क्लासरूम नंबर 2 अगेन आपके लिए अभी हाल फिलहाल में अपलोड हुआ था, आई होप कि आपने उसको भी फॉलो किया हो। नाउ इट्स टाइम फॉर क्लासरूम नंबर 3 पार्ट 1। क्लासरूम नंबर 3 पार्ट 1 में जो आज हमारे पास वोकैब बूस्टर सीरीज़ है, जैसे आप जानते हैं, इसके अंदर हमारे पास एडीएम्स और जनरल आपके पास एंटोसाइनो का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो फिर से मैं चाहूँगा कि सारे प्यारे बच्चे इनको अपने नोट्स में बनाएं, ठीक है। अपनी वोकैब डायरी में इसको ढंग से लिस्ट बना करके याद करें और इसको लिख करके याद करें। एक बच्चा मुझे मिला कल ऑफलाइन में और मुझे पूछते हैं कि सर मैं रैंक बूस्टर फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मेरे को याद नहीं हो रहे हैं फिर भी, तो मैं क्या करूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे इसको प्रैक्टिस करते हो, तो उन्होंने कहा कि बस सर मैं इसको ओरल याद कर रहा हूँ, रट रहा हूँ। तो बेटा वो रटने का काम नहीं है, अगर आप उसका एग्जाम्पल बनाओगे तो वो वर्ड आपको याद रहेगा। और वही हुआ, द मिनट आई आस्क्ड हिम टू मेक एन एग्जाम्पल, और उसके बाद में जो उसने एग्जाम्पल के साथ फिर याद करे अगले वर्ड्स, वो उसको अभी भी याद थे। आज ही मैंने उससे पूछा, उसने सारे आंसर्स बताए। तो बेटा ऐसे आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो इसका मेथड है, जो मैंने आपको तरीका बताया है, उसको आप फॉलो करिए। जो भी आपको मैं वर्ड्स करवाता हूँ, मेक एग्जाम्पल्स ऑफ दोस एंड देन उसके बाद उसको याद करिए। इसको रटने का कोई फायदा नहीं कि रट लिया तो हमें याद हो जाएगा, कुछ टाइम बाद आप भूल जाते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहता है। तो इस बात पे आप आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास नंबर 3 पार्ट 1 में फॉर योर 15 मिनट डेली शो, ठीक है। एंड अगेन रैंक बूस्टर सीरीज फॉर वोकैबुलरी। इससे पहले अगेन मैं फिर से आपको अनाउंसमेंट दे रहा हूँ बेटा, 23rd of February we will start this CAPF पेपर 2 ऑफलाइन क्लास देहरादून में, एंड अगेन ऑनलाइन पे भी सेम डेट है। तो बेटा जिसने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, लास्ट की टू सब्सक्राइब द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो अपना बेल नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लो ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आ जाए। और मोर ओवर जिसने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं है, कोर्स नहीं किया है कोर्स को, तो जस्ट डाउनलोड आवर वेबसाइट, अपने वहाँ पर चले जाओ, वहाँ से कोर्स देख लो, या फिर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, एंड अगेन वहाँ से आपको पूरा कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको फिर भी डिटेल्स और चाहिए तो अगेन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फर्निश दिस बारकोड टू यू। इसमें आपके पास ऑफलाइन के लिए बारकोड है, यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है, देखो आपको इसको स्कैन कर लेना बाद में। यू विल रीच द बेसिक पेज जिसपे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सेम फॉर ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन इज इन देहरादून, ये ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन मोड देहरादून में है। और इसके लिए हमारे काउंसलिंग ऑफिस पे आप फ़ोन कर सकते हो सब डिटेल्स के लिए। इसमें जो आपकी जो फ़ी रहेगी डैट इज़ रुपीज़ 14,999 रुपीज़, एंड दिस इज़ फॉर अ 6 मंथ कोर्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अट्रैक्शन ये रहता है कि यहाँ पे आपके सारे असाइनमेंट को चेक भी किया जाएगा, ठीक है, रिटन असाइनमेंट्स को चेक किया जाएगा बिकॉज हमारे सामने आप लोग होते हैं। एंड अगेन ऑनलाइन मोड पे जूम सेशंस में आपकी चेकिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन मोड के अंदर इसकी जो फ़ी रखी गई है बहुत नाम मात्र रखी गई है, डैट इज़ रुपीज़ 1499, एंड सेम वैलिडिटी रहेगी इसकी 6 मंथ्स। बट डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि एक तो आप हमारे सामने नहीं होते और मोर ओवर यहाँ पे इतना चेकिंग वर्क पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन ऑफलाइन में ये चीज़ संभव है। ऑफलाइन आपके पास वेन्यू है देहरादून का, और ऑनलाइन हमारे पास केजीएस एप्लीकेशन से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तो आपको मैंने जनरल बात बता दी है, बारकोड को आप स्कैन कर लीजिएगा, अच्छे से इसको ज्वाइन करिए कोर्स को। बाकी गारंटी हमारी है, मैं और विशाल सर मिलकर के आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा अब शुरू करते हैं योर सीरीज़ नाउ। बाकी करते हुए पद आप लोग फॉलो कर रहे हैं अच्छे से। तो चलिए 15 मिनट्स में आज हम 15 मिनट में सीखने वाले हैं कुछ एंटो और साइनो, ठीक है, उसके बाद की एक्सरसाइज भी लगाएंगे। फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके पास बनता है कैटास्ट्रोफिक। देखो वर्ड का नाम क्या है, कैटास्ट्रोफिक। ये वो वाले वर्ड्स हैं जो एग्जाम में मिल सकते हैं, बड़े ध्यान से बनाइएगा। नाम ही रैंक बूस्टर सीरीज है तो उसको याद करना आपकी पहली प्रायोरिटी होगी, ठीक है। अब देखिए कैटास्ट्रोफिक होता है विनाशकारी। मैंने आपके लिए मीनिंग लिख दी है। मीनिंग के अंदर आपके पास आता है इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग्स। मतलब कैटास्ट्रोफी कैसे हुई, जैसे कहीं कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है ना, अभी आपने सुना होगा भुज में अर्थक्वेक आया था गुजरात में, उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया था, या फिर आप जानते हैं केदारनाथ के अंदर वहाँ पे कितनी बड़ी एक दुर्घटना हुई थी लैंडस्लाइड वाली, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास कहीं ना कहीं तो कैटास्ट्रोफी आती हैं। ये नेचुरल कैटास्ट्रोफी भी हो सकती है, मैनमेड भी हो सकती हैं, सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, देखो कई बारी, है ना। तो उसमें क्या बनता है, कैटास्ट्रोफिक होता है, विनाशकारी होता है। तो यहाँ पे समथिंग जो डिजास्ट्रस है, रुइनस है या डेवेस्टेटिंग है। आप लोगों का एक फीडबैक था कि सर हमें और ज़्यादा साइनो एंटो की क्वांटिटी चाहिए, डैट्स वाई मैंने अब आपके फीडबैक के हिसाब से नंबर ऑफ साइनो एंड नंबर ऑफ एंटो इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो अब आपके पास ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे याद रखने के लिए। चलो प्रैक्टिस करना है इन सभी वर्ड्स की। तो क्या बना, डिजास्ट्रस इज अ सिमिलर मीनिंग लाइक कैटास्ट्रोफिक। रुइनस, रुइन का मतलब होता है खंडर,
रुइन का मतलब होता है खंडर, बर्बाद, जो टूटा फूटा सा खंडर दिखता है, रुइन हो जाता है वो, तो बनता है आपके पास रुइनस या फिर डेवेस्टेटिंग। जैसे द अर्थक्वेक वाज डेवेस्टेटिंग, उसने डेवेस्टेशन किया, सब जगह पे विनाश किया। अब इसके ऑपोजिट की अगर बात करें तो ये बनता है बेनिफिशियल, लाभदायक, फायदेमंद, या फिर फॉर्चुनेट या फिर हार्मलेस। जो हार्मफुल होता है नुकसानदायक, डेवेस्टेटिंग नुकसानदायक, लेकिन जो हार्मलेस होता है जिसका कोई नुकसान नहीं है, बिनाइन है वो एक तरह से, ठीक है। बिनाइन की स्पेलिंग क्या होती है? BENIGN। बिनाइन का मतलब क्या होता है? हार्मफुल जो नहीं होता है, कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, लिखते हैं सेंटेंस के अंदर, एन ऑटोनोमस एआई मेकिंग अनचेक ट्रेड्स को रिजल्ट इन अ कैटास्ट्रफी। मतलब एआई की दुनिया में हम लोग रह रहे हैं आजकल, हम चीज़ हर कुछ एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमने एआई को इतना ज़्यादा उस पर डिपेंड होना शुरू कर दिया कि हम उससे हद से ज़्यादा उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इट विल बी अ कैटास्ट्रफी फॉर अस, इट विल बी डिजास्टर फॉर अस। मतलब वहाँ पे एक विनाशकारी हमारे लिए साबित हो सकता है। और खासकर अगर हम लोगों ने वहाँ पे फाइनेंस को जोड़ दिया, ट्रेड को जोड़ दिया, सिक्योरिटी को जोड़ दिया, तो ये तो विनाशकारी हो जाएगा, क्योंकि किस तरह से क्या पता कोई इसको हो सकता है हैक कर ले, या हो सकता है गलत डिसीजंस मेक करना शुरू कर दे एआई, तो इट विल बी कैटास्ट्रफी और इट विल बी कैटास्ट्रफिक। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, रेजिलियंस। रेजिलियंस एक वर्ड होता है आपके पास, लचीलापन। लचीलापन से फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड बनता है, लेकिन रेजिलियंस से एक और वर्ड बनता है जो बहुत ज़्यादा ना अपने आप में दृढ़ता होती है। मतलब हम आसानी से हार नहीं मानते, रेजिलियंट होते हैं। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे पास, जैसे वी हैव एग्जांपल ऑफ महात्मा गांधी, वी एग्जांपल ऑफ भगत सिंह, ठीक है। हमारे चाहे एक्सट्रीमिस्ट हो या फंडामेंटलिस्ट हो, दे ऑल वर रेजिलियंट। हम लोगों ने अपनी समस्याओं के आगे डटे रहे, हम वहाँ पे डिटर्मिन्ड रहे, राइट। तो टफनेस इसका सिमिलर वर्ड आता है। फ्लेक्सिबिलिटी तो होता ही है, ड्यूरेबिलिटी भी आता है, टिकाऊ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या बनता है? द रेजिलियंस का एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज और अडेप्ट टू चेंजेस। जैसे हमारा भारत देश है, हमारे पे चाहे कितने ही आक्रमण हुए हों, हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा हो, कितनी कैटास्ट्रफी आई हो हमारे आगे, लेकिन हम लोगों ने ना उनसे लड़ा, हम उनके उभर के उनके ऊपर आए, काबू पाया, और इंडिया इज अगेन अ कंट्री जो उस समय सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करती हुई कंट्री है। पूरे दुनिया हमारी दोस्त बनना चाहती है। तो इसलिए क्या बनता है? तो इंडिया की जो रेजिलियंस थी, हम इंडियंस की जो रेजिलियंस है, हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ पे काबू पाने की जो क्षमता है, ये पूरा वर्ल्ड एडमायर करता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स बना रहा हूँ आपके लिए मैं, इसी तरह से एग्जांपल्स आप बनाओ अपने, और उसको कॉपी में नोट करो। और इसके बाद वर्ड याद कैसे नहीं होता, ये देखो याद होगा, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। लेकिन मेथड बेटा ये लगेगा, इसमें कोई ये नहीं है कि आपने इसको कोई पोइट्री की तरह से याद कर लिया। रोट मेथड से वर्ड मीनिंग याद नहीं होते हैं, एग्जाम्पल बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स के अंदर टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी। एंटोनियम में आता है फ्रिजिलिटी। फ्रिजिलिटी से मतलब फ्रिजाइल। कांच के बर्तन आते हैं ना, उसमें लिखा होता है हैंडल विथ केयर, फ्रिजाइल, मतलब वो नाजुक होता है, डेलिकेट होता है, टूट सकता है। रिजिडिटी, एक तरफ तो फ्रिजिलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक है, रिजिड मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर, सख्त, लचीला नहीं है बस वो, है ना, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद वनरेबिलिटी होता है कमज़ोरी, वीकनेस। तो वनरेबल भी एक वर्ड होता है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है इंसान का, जैसे बच्चा होता है छोटा तो वनरेबल है, बूढ़े हो जाते हैं हम लोग तो वनरेबल बन जाते हैं। हमारे देश के पास जब वेपन्स नहीं थे, चाइना वॉर के समय, इन अगेन 1962 वाली बात चले, तो उस समय हमारे सोल्जर्स वनरेबल थे टू द अटैक्स, बट नॉट नाउ। वी हैव द लेटेस्ट गैजेट्स, वी आर सेलिंग वेपन्स टू द अदर कंट्रीज राइट नो। वेपन्स हम अपना बेच रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। एआई में आपने सुना होगा हाल फिलहाल में इंडिया ने और फ्रांस ने कितने सारे अपने आपस में टाई-अप्स करे हम लोगों ने। तो इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट एआई इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, है ना, ये बना करके, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो ये सारी बातें आप सीखते हो कहाँ पे? ये सीखते हो करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। विशाल सर आपको डीएनए सीरीज़ में सिखाते हैं, आर्या मैम आपको डीएनए सीरीज़ में सिखाती हैं रोज़ाना मॉर्निंग में। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स पिक करो अपनी पढ़ाई से, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल पिक करके दिया आपकी पढ़ाई से। ये आपने अभी हाल फिलहाल में दोनों टीचर्स ने, विशाल सर ने भी और आर्या मैम ने भी, इस टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल आपको कवर करके दिया है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से वर्ड्स को जोड़ा करो, फिर आपको याद रखने में ईजी पड़ेगा। चलो अगले बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखें, एनवायरमेंटल रेजिलियंस इज क्रूशल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे अगर हमें सत्ता का अपना, बेसिकली हम लोग विकास चाहते हैं, हम लोग किसी भी तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हमें अपने पर्यावरण को, अपने पर्यावरण मतलब अपने इन्वायरमेंट को भी बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विकास के लिए पर्यावरण का रेजिलियंस बेसिकली अत्यधिक आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना था। चलिए अगले सेट ऑफ वर्ड्स पे आते हैं। हमारे पास अगला वर्ड है नंबर 3 आज का, रोबस्ट। रोबस्ट में हमारे पास मीनिंग आता है मजबूत। रोबस्ट का मतलब सख्त होता है माना, लेकिन रोबस्ट का मतलब मजबूत भी होता है, सुडौल, बहुत ज़्यादा ताकतवर,
जैसे वो नहीं होता हमारे पास खली का केस है ना, रेसलर्स होते हैं, रेसलर्स जो होते हैं बिल्कुल सुडौल मस्क्यूलर है ना, ऐसे करके, तो ये आपके पास क्या बनते हैं, रोबस्ट होते हैं। सिमिलर मीनिंग पे जाते हैं भाई, स्टर्डी, विगरस, रिलायबल, ठीक है, इसका मीनिंग क्या बनता है सर रोबस्ट का, स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव इन ऑल और मोस्ट सिचुएशंस, अधिकतर अवस्थाओं में बड़ा मजबूत साबित होता है, ठीक है। जैसे हमारे युवा जो हैं आजकल, हमारे जो सोल्जर्स हैं, दे आर रोबस्ट, मतलब कठिनाइयों में भी सामना कर जाते हैं कठिनाइयों का ये, और ये रोबस्ट हैं इस वजह से। उसके बाद में इसके ऑपोजिट पे जाएं तो वीक, फ्रेजाइल, इनइफेक्टिव, जो प्रभावहीन होता है, इफेक्चुअल प्रभावशाली, लेकिन इनइफेक्टिव जो प्रभावहीन होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में आते हैं हमारे पास, द एजेंसी रिक्वायर्स अ रोबस्ट फ्रेमवर्क टू एड्रेस पॉल्यूशन। हमारे पास इस समय सरकार को चाहिए एक रोबस्ट पॉलिसी टू कंट्रोल करप्शन, वी नीड अ रोबस्ट पॉलिसी टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, वी नीड अ रोबस्ट पॉलिसी टू कंट्रोल चीटिंग इन एग्जामिनेशंस, ठीक है, ये सारी बातें। तो यहाँ पे हमारे पास एक मजबूत हमें प्रणाली चाहिए, एक मजबूत हमारे पास वहाँ पे ढांचे की आवश्यकता है। तो ये आपने क्या सीखा भी, रोबस्ट शब्द। चलिए अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास बेन। बेन और बून नाम में आपने सुना हो, तो बेन होता है अभिशाप। बेन एक वर्ड है जो नेगेटिव है, इसका मतलब होता है अभिशाप, कर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्स यानी कि श्राप, ठीक है। तो बेन का मीनिंग आता है आपके पास अभिशाप या फिर कर्स। कारण बनता है डिस्ट्रेस का या अनॉयंस का, कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब या फिर परेशानी का कारण बनता है ये, या फिर अनॉयंस का, चिढ़ का कारण बनता है। उसके बाद सिमिलर वर्ड्स पे आ जाएं तो यहाँ पे कर्स, अभिशाप, बर्डन, बोझ, स्कर्ज का सेंस आता है, डर्ट का सेंस आ सकता है। ये सारे वर्ड्स आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं, ठीक है। क्या पता एग्जाम में सर्ज पूछ ले, ठीक है, क्या पता एग्जाम में आपसे स्कर्ज का मीनिंग पूछ ले, ठीक है, SCOURGE वाला, ठीक है, क्या पता आपसे वहाँ पे बर्डन का मीनिंग पूछ ले, और उसमें ऊपर आपसे पूछा हो सिमिलर वर्ड, आपसे में बेन बात पूछी हो, या ऑपोजिट पूछ ले, तो आपको पता चलना चाहिए कि ब्लेसिंग्स होता है वरदान, बून होता है आशीर्वाद, बेनिफिट होता है लाभकारी, क्या पता इनके बारे में डिटेल्स पूछ लें। तो आपको दोनों तरह से पढ़ना है इस वर्ड को, सिमिलर और ऑपोजिट सेंस में। पेपर में अगर ये वर्ड आते हैं, एक तो डायरेक्ट मीनिंग्स में आते हैं, वहाँ तो आपको रूट से भी आंसर मिल जाते हैं। सेंटेंस में जब ये आते हैं तो सेंटेंस पढ़ के आंसर निकाला करो। सेंटेंस में आपको उसका अर्थ समझना है, सेंस समझने के बाद में इन वर्ड्स के अंदर लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाना है, जो मैंने आपको क्लासरूम नंबर 1 में और क्लासरूम नंबर 2 में भी सिखाया था ऑफ दिस रैंक बूस्टर सीरीज, ठीक है। तो आपको अच्छे से अपना फॉलो करना है, बस मेथड समझना है, जो मेथड मैं करवा रहा हूँ इसको आपको अप्लाई करना है, तब आपके बिल्कुल पक्का अच्छे से एग्जाम में रैंक्स बन जाएंगे। वर्ड मीनिंग में तो दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। वाइल ऑटोमेशन, ठीक है, हैज़ इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, एक तरफ जहाँ पे हमारे पास स्वचालन ने हमारी दक्षता को बढ़ाया है, इट हैज़ ऑल्सो बिकम अ बेन फॉर मैनी ट्रेडिशनल ट्रेडर्स, ये एक जो पारंपरिक व्यवसायी थे उनके लिए कर्ज भी बन गया है। कैसे, पहले ज़माने में हमें कोई सामान लेना होता था, हम जाते थे बाजार, बाजार जा करके वी यूज्ड टू बाय थिंग्स फ्रॉम मार्केट, है ना, शॉप्स में जाते थे, उनको व्यापार मिलता था, बिजनेस मिलता था, दे यूज्ड टू अर्न देयर लिविंग। लेकिन अब क्या होता है, हम लोग ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं, शॉप जो देखते हैं जहाँ पे खचाखच भीड़ होती थी, आजकल वो मार्केट खाली पड़े हुए हैं। इवन लोगों ने तो सवाई अपने देखो सब्जियाँ, मेडिसिन ये तक ऑनलाइन मंगाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो शॉपकीपर्स थे राइट नाउ, जो हमारे पास ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस बढ़े, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ा, ई कॉमर्स बढ़ा, ठीक है, इसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं, ई कॉमर्स बढ़ा, उस वजह से ये ई कॉमर्स साबित हुआ किसके लिए, उन छोटे व्यापारियों के लिए जो लोग इस समर्थ में नहीं थे, है ना, उनका बिजनेस खत्म हो गया एक तरफ से। तो ये आपके पास क्या बनता है, ट्रेडिशनल ट्रेडर्स या फिर जो स्मॉल शॉपकीपर्स थे, ऑल दिस ई कॉमर्स इज अ बेन फॉर दोज। लेकिन हाँ, हर क्या ना, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, हर बुरे में एक अच्छी बात भी छिपी होती है। अब इन्होंने क्या करा, छोटे व्यापारियों ने क्या करा, इन्होंने कहा चलो ठीक है, ई कॉमर्स में बिजनेस है, अब अपना इन्होंने सारा व्यापार ऑनलाइन ले आए। अब इन्होंने अपने शॉप्स तो बंद कर दी, लेकिन अपने घरों से ही काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से सारी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर ये बूम भी साबित हुआ। बूम मतलब क्या बनता है, उछाल साबित हुआ, है ना, फायदेमंद साबित हुआ। तो इस तरह से देखो, जैसे आपको मैंने मीनिंग सिखाए हैं अभी, आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, सेंटेंस यह होगा, उसमें या तो एंटो निकालना है या सानो निकालना है, राइट। सो दिस इज अगेन वर्ड नंबर 4 फॉर यू। चलो बढ़ते हैं अगले वर्ड नंबर 5 और 6 के ऊपर। नंबर 5 में आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य। इम्पेरेटिव होता है आपके पास अनिवार्य, ये तो ज़रूरी है सर, इंग्लिश इज इम्पेरेटिव फॉर योर सिलेक्शन, है ना। गेस वर्क पे अब एग्जाम नहीं चल सकता,
वी हैव टू हैव गुड इंग्लिश, है ना, गुड इंग्लिश मीन्स गुड ग्रामर एंड गुड विकैबुलरी, दोनों के ऊपर ही आपका ध्यान रख रहा है केजीएस, दोनों ही के लिए मैं आपको रुचिर सर अपना पूरा पूरा सेशन दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्रूशल का आता है इसका मीनिंग, एसेंशियल आता है नेसेसरी, सिमिलर मीनिंग। ऑपोजिट पे जाएं तो ऑप्शनल वैकल्पिक, अननेसेसरी गैर जरूरी, ट्रिवियल होता है छोटा सा, नेग्लिजिबल, ठीक है। नेग्लिजिबल मतलब होता है जो नाम मात्र होता है, इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, तो बनता है नेग्लिजिबल। तो देखो एग्जांपल क्या दिया मैंने, इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर कंपनीज टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस पोल्यूशन। मतलब जो कंपनीज हैं, जो अपने पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इनको पोल्यूशन कम करना है, तो व्हाट दे हैव टू अडॉप्ट, दे हैव टू अडॉप्ट कंट्रोल मेजर्स। तो इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ इम्पेरेटिव, इसके लिए एक और वर्ड यूज सकता है मैंडेटरी, इट इज़ नेसेसरी फॉर दोज, इट इज़ कंपल्सरी फॉर दोज कंपनीज नाउ, ठीक है, कि वो एयर प्यूरिफायर्स लगाएं, है ना, या फिर वो केमिकल ट्रीटमेंट सिस्टम लगाएं, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाएं अपने अपने प्लांट्स में, तो उससे जल का जो प्रदूषण है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अफॉरेस्टेशन करें, प्लांट्स लगाएं, एक पेड़ काटने पर 10 पेड़ और लगाएं, ठीक है, तो ये उनके लिए इम्पेरेटिव है, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पीड नाम से। इम्पीड का मतलब होता है बाधा डालना। हमने इसके मिलते जुलते वर्ड्स देखे हैं, ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस, ठीक है, बॉटल नेक्स, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखिए हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये होता है बाधा डालने, रुकावट पैदा करने वाले। ऑपोजिट पे जाते तो फैसिलिटेट। अब देखो आप ये मत सोचना कि एग्जाम में आपको इम्पीड लिखा हुआ मिलेगा, हो सकता है फैसिलिटेट लिखा हुआ मिल जाए और वो आपसे पूछ ले इसको ऑपोजिट बताओ, है ना। तो फैसिलिटेट का मतलब क्या बनता है, किसी को आराम पहुंचाना, ठीक है, किसी को सम्मान मिलना, आराम पहुंचना, ठीक है, ईज का सेंस आता है, ठीक है। फिर असिस्ट का सेंस, प्रमोट का सेंस, हो सकता है सानो पूछ ले, हो सकता है एंटो पूछ ले, क्या पता फैसिलिटेट लिखा ऊपर और फिर पूछ रहा हो आपसे ऑपोजिट, तो यू नो कि उसका इम्पीड भी आंसर हो सकता है, उसका हिंडर भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ डबल एज सॉर्ड, ये वर्ड मीनिंग जो है दो धारी तलवार के जैसे हैं, ठीक है। तो ये दोनों साइड से इस्तेमाल हो सकते हैं, जरा ध्यान रखना। चलो भाई एग्जाम्पल पढ़ो इसका। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, इसमें भी आपको एक वर्ड मिल जाएगा रेड टेपिज्म, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक भी एक वर्ड मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऑफन इम्पीड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पे ना लाल फीताशाही, लाल फीताशाही होता है टू मेनी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्सर सरकारी योजनाओं के लिए बाधा साबित होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उनके जो क्या ना, जो उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके लिए वो बाधाएं साबित होती हैं, क्या चीज़, लाल फीताशाही, मतलब अफसरशाही होती है एक, वैसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, वैसे लाल फीताशाही होती है, टू मेनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एक प्रोजेक्ट को करवाने के लिए कितने ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने ही परमिशन लगती हैं, तो उसको रेड टेपिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बना, आपके पास कि लाल फीताशाही अक्सर सरकारी योजनाओं के लिए बाधा उत्पन्न करती है, इम्पीड करती है उन्हें, ठीक है। चलिए वर्ड नंबर 7 और 8 पे बढ़ते हैं। नंबर 7 में आपके पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। देखो इसमें वर्ड में ना इसको डिवाइड करना, इसको रूट से याद रखना। काटे, काटे से बनता है आपके पास सेक्शन, ठीक है, काटे उसके बाद बनता है लाइजेशन, ठीक है, तो कार्टिलाइजेशन से बनता है सेक्शन को हमने इस्तेमाल में लाए, तो गठजोड़ बनाना, ठीक है, ये इसका सेंस होता है कार्टिलाइजेशन। मतलब कार्ट वही है, जैसे आप अपने किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, अपनी कार्ट में सामान इकट्ठा करने लगते हो, वो कार्ट आपकी होती है, ठीक है, तो वही बनता है कार्टिलाइजेशन, वहाँ से वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास कार्टिलाइजेशन, गठजोड़ बनाना, इसका मीनिंग क्या बनता है, फॉर्मिंग अ ग्रुप बाय कंपीटिंग फर्म्स टू कंट्रोल प्राइसेस, ठीक है, ये ध्यान रख के चलना, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है। यहाँ पे आपस में ग्रुप बना लिया जाता है, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यूरोपियन यूनियन है, नेटो है, तो ये सारे क्या है कार्टेल्स, जैसे कार्टेल नहीं होते, ड्रग के भी ग्रुप्स बनते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं ये, तो हमारे पास क्या बनते हैं कि हमारे पास कार्टेल्स बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, सेक्शंस बनते हैं, कार्टलाइजेशन वहीं से वर्ड बना है नाउन के रूप में। तो यहाँ पे आपके पास क्या बना सारांश के अंदर, कल्यूजन, सिंडिकेशन, मोनोपोलाइजेशन, मतलब सारी कंपनियों ने मिल रहे आपस में और उन्होंने मार्केट के प्राइस कंट्रोल करने शुरू कर दिए। जैसे कि ऑयल प्राइसेस, इस समय चाहे इंडियन ऑयल बोलो, चाहे कोई भी आप कंपनी लगाओ, है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लगाओ, तो इन्होंने क्या बनाया आपस में एक मोनोपोलाइजेशन कर लिया है, इन्होंने आपस में कार्टलाइजेशन कर लिया है, गठजोड़ बना लिया आपस में, कि सब लोग ने एक ही दर पे पेट्रोल बेचना है, कुछ बस पैसा का फर्क होगा, लेकिन बाकी सारी पॉलिसी सबकी सेम बना दी उन्होंने। जब से फ्री मार्केट ट्रेड हमारा शुरू हुआ, ऑयल से गवर्नमेंट ने कंट्रोल अपना सब्सिडीज हटा ली, है ना, तो ये चीज़ बनी। अगले पे देखिए एग्जाम्पल इसका, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आर नीडेड टू प्रिवेंट कार्टलाइजेशन इन एआई सर्विस सेक्टर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर कार्टलाइजेशन हो जाए तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा, तो हमें चाहिए कि उसके लिए सख्त नियम बनाए जाएं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
अगले पे आया आपके पास रीन्स। रीन्स का मतलब होता है नियंत्रण। नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल। कंट्रोल होता है किसी से घोड़े की लगाम होती है, उसको हम रीन्स बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, रीन्स का मतलब होता है आपके पास कंट्रोल। कंट्रोल और लीडरशिप इन अ पर्टिकुलर एरिया और कंटेक्स्ट, मतलब किसी चीज़ के लिए पूरा कमांड होना, अथॉरिटी होना, गवर्नेंस होना, ये होता है रीन्स का मीनिंग। फिर आते हैं ऑपोजिट के ऊपर। अब हो सकता है रीन्स में तो कंट्रोल आपके हाथ में है, लेकिन अगर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आपने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं, दूसरे वाले ने कंट्रोल कर रखा है, अब आपने घुटने टेक दिए अगर, तो आप क्या कर रहे हो, सबमिशन कर रहे हो। ठीक है, रेलिंक्विश कर रहे हो, आप त्याग दे रहे हो चीज़ों को। ठीक है, आप डिपेंडेंट हो, किसी पर निर्भर हो। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट बनते हैं। रीन्स में कंट्रोल है तो कंट्रोल नहीं है तो आप डिपेंडेंट हो, आश्रित हो। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग बने। एग्जाम्पल देखिए, सरकार ने आर्थिक मामलों में की रीन्स अपने हाथों में ली हुई है। सरकार ने डिफेंस की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ली हुई है। तो गवर्नमेंट होल्ड्स द रीन्स टू सिक्योरिटी, द गवर्नमेंट होल्ड द रीन्स टू डिफेंस, गवर्नमेंट होल्ड द रीन्स टू वेलफेयर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना था। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से फॉलो करिएगा। नंबर 9 पे बढ़ते हैं, परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग का मतलब होता है बेटा उलझन से भरा। उलझन से भरा मतलब परेशानी से भरा। सर कंफ्यूजन है, डिलेमा है दिमाग में बहुत। ठीक है, तो क्या बनता है, कंफ्यूजिंग, पजलिंग, बिविल्डरिंग। बिविल्डर वर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा, बिविल्डरिंग। ठीक है, तो मीनिंग बनता है बैफलिंग का सेंस। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इंसान कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं। ऑपोजिट पे जाओगे तो समथिंग विच इज़ क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड या सिंपल, मतलब उसके अंदर कोई दुविधा नहीं है मन में, उसको साफ पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य एनडीए है, उसके लिए मैं हरदम कोशिश करूंगा। मेरा लक्ष्य सीडीएस है, मैं उसके लिए हरदम कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये बनता है आपके पास। परप्लेक्सिंग कौन है, जो समझ नहीं पाया 12वीं के बाद में कि मैं साइंस लूँ या फिर मैं साइंस लेने के बाद मैं मेडिकल पढ़ूँ या इंजीनियरिंग पढ़ूँ या मैं डिफेंस में जाऊँ, है ना। ऐसे उस समय आप परप्लेक्स हो जाते हो, बैफलिंग क्वेश्चन होता है फिर। ठीक है, तो चलो, प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज परप्लेक्सिंग टू द स्टूडेंट्स, मतलब अगर मान लो प्रोफेसर साहब को ऐसी टेक्निकल बातें बोल जाएं जो आमतौर पे बच्चों को पता ना हो, तो कहेंगे सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप, है तो हमारे पास बिल्कुल इलॉजिकल सी बातें लग रही हैं, हमें तो समझ ही नहीं आया कि तो सर के ऊपर से बाउंसर निकल रही है सर हमारे, है ना। ऐसे नहीं बोलते हम लोग। तो क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स गेट परप्लेक्स्ड। प्रोफेसर्स लेक्चर शुड बी क्लियर, प्रोफेसर्स लेक्चर शुड बी लूसिड। ठीक है, ये बनता है। इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, शुड बी सिंपल, इट शुड बी इन इजी वर्ड्स, राइट। तो ये बनता है आपके पास। प्रोफेसर का एग्जांपल के थ्रू याद रख सकते हो, परप्लेक्सिंग मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने उदाहरण देकर को समझा दिया, तो इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, देन अगला वर्ड है आपके पास कर्सरी। कर्सरी का मतलब होता है ऊपरी तौर पर। कर्सरी का मतलब क्या होता है, ऊपरी तौर पर, जिसको हम लोग सुपरफिशियल के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बड़ी आपके लिए, सुपरफिशियल, मतलब इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती हैं, समथिंग विच इज़ नॉट वेरी डिटेल्ड, ज़्यादा व्याख्या नहीं करी गई होती है, छोटे से मतलब चीज़ों में काफ़ी कुछ बता दिया गया होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस के अंदर प्रीफंक्ट्री, ब्रीफ, ठीक है, कंसाइज, ठीक है, सक्सेंट का सेंस बन सकता है, कम शब्दों में वर्बोज का सेंस जैसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें बनती हैं हमारे पास, लेकिन अपना क्या बना, थरो, डिटेल्ड, मेटिकुलस, मतलब बहुत समय लगा करके उसने प्लान करा। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट्स बनते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए, अ कर्सरी ग्लांस एट द डॉक्यूमेंट रिवील्ड सेवरल एरर्स, मतलब उसने जब दस्तावेज को पलट के देखा, उसकी झलक देखी उसने, तो उसको काफ़ी सारी त्रुटियां दिखी, उसमें काफ़ी सारी गलतियां दिखी। तो त्रुटियां, गलतियां मतलब क्या बनते हैं, मिस्टेक्स या एरर्स। तो यहाँ पे सेवरल एरर्स रिवील हुए आफ्टर अ कर्सरी ग्लांस, मतलब उसने जब उसको ऊपरी तौर से पलट के ही देखा कि कितनी सारी तो गलतियां हैं इसके अंदर, और ज़्यादा गहराई में पढ़ लूंगा तो पता नहीं कितनी गलतियां निकल जाएंगी। तो कर्सरी का मतलब होता है सुपरफिशियल। अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। नाउ इसमें आपके पास 10 वर्ड्स का सेट था, दिस वाज क्लास 3 पार्ट नंबर 1। अब आपके पास आएगा क्लास 3 पार्ट नंबर 2। तो आई होप आप लोग पार्ट नंबर 1 के वर्ड्स को याद करेंगे, जैसे मेथड मैंने आपको बताया है। क्लास 3 पार्ट 1 के वर्ड्स को आप याद करेंगे लिख करके विद योर एग्जाम्पल्स। और अब हम मिलेंगे फॉर पार्ट नंबर 2। Part number 2 of classroom 3 will have exercise work which will be based on part number 1, मतलब क्लास 3 के पार्ट नंबर 1 पे जो एक्सरसाइज होगी वो उस पर आधारित होगी। तो अब आई होप कि आप लोग जब मुझे एक्सरसाइज के समय देखेंगे तो आपके मन में आंसर्स अपने तैयार हुए हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करिए, नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।